गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडेज क्लास 10th इंग्लिश लैंग्वेज टॉपिक वर्क इट्स टाइप्स फिनिट एंड नॉट फिनिट वर्क. As I have explained you in previous classes about work with definition and examples, but today I revise it and in detail I want to explain you what is non-finite and finite verb. Now explain finite verb. Finite verb is a verb is a verb which is that limited in person, number, tense of its subject. Its subject. तो बच्चों ये finite verb is a verb which is that limited in person, number, tense of its subject. ये लिमिटेड होता है यानी ये टेंस के सब्जेक्ट के टेंस के अनुसार, नंबर के अनुसार और पर्सन के अनुसार ये सीमित होता है, उसी को हम फिनिट वर्ब कहते हैं. फिनिट वर्ब ये आपका डिवाइड होता है. फिनिट वर्ब का एग्जांपल देख लीजिए, समझ लीजिए. ये पर्सन पर डिपेंड करता है. He works hard. They work hard. देखिए इसमें पर्सन पर डिपेंड हो रहा है. यहाँ ही है इसलिए वर्क्स आया है, यहाँ दे है इसलिए वर्क आया है. कहने का तात्पर्य ये कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है? पर्सन पर डिपेंड करता है और टेंस पर डिपेंड करता है. इसका सब्जेक्ट किस पर डिपेंड करता है? टेंस पर और पर्सन पर डिपेंड करता है. ठीक है ना? इसलिए इसको फिनिट वर्ब कहते हैं. फिनिट वर्ब कितने पार्ट में डिवाइड है इसके बारे में थोड़ा सा देख लें. फिनिट वर्ब ये आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. इसके दो पार्ट हैं. पहला है ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव. यानी इसका मीन्स हो गया सकर्मक क्रिया और इसका मीन्स हुआ अकर्मक क्रिया. ये तो आप समझ रहे होंगे. अगर इसको भी और डिफाइन करना है तो मैं डिफाइन किए दे रहा हूं. It is a verb
in which object is given after verb। नाम से स्पष्ट है, सकर्मक यानी कर्म सहित। इसके एग्जाम्पल के लिए आई gave him a book, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। इसको क्यों कहा गया है? आई यहां पर सब्जेक्ट के रूप में है, गेव आपका मेन वर्ब है, हिम आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अब ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है नहीं बच्चों? तो इसमें ऑब्जेक्ट दो हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है यानी सकर्मक होता है, और जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो वो इंट्रांजिटिव अकर्मक। नाम से स्पष्ट है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट इज गिवन आफ्टर वर्ब, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद दी रहती है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट दो है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। ओके, अंडरस्टूड? आई होप सो। नेक्स्ट इसका, अब इसमें चलते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब कितने पार्ट में बटा हुआ है, ये कितने पार्ट में बटा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब ये प्राइमरी वर्ब में होता है, और दूसरा इसका एक्सिलरी वर्ब में होता है। ठीक है ना? प्राइमरी वर्ब जो होता है वो डिवाइड हो जाता है आपका कई पार्ट में हो जाता है। मैंने इसको पढ़ाया भी है और मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, तो स्टूडेंट नहीं ध्यान दे रहे हैं, बाद में जुड़ रहे हैं, वो ध्यान से सुन लें। इसमें जैसे ये टू बी आ जाता है, टू डू आ जाता है, और टू हैव आ जाता है। तो बच्चों ये टू बी का मतलब है यहाँ पर इज एम आर, और टू डू का मतलब है डू डज और डिड। टू हैव का मतलब है हैज हैव और हैव। ये प्राइमरी वर्ब में आते हैं, और एक्सिलरी वर्ब में क्या होते हैं? मॉडल्स आ जाते हैं। मॉडल्स आ जाते हैं, मॉडल्स भी मैंने पढ़ाए थे, आपको याद होंगे। शैल, विल, कैन, वुड, शुड, है ना, मे, माइट, मस्ट और टू, ये वर्ड रहते हैं। तो ये आपको ध्यान से समझने हैं। क्लियर? अब मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, ये जहां भी आपको प्रॉब्लम हो तुरंत आप पूछेंगे बच्चों, निसंकोच, विदाउट एजिटेशन। आपको हम उसी तरीके से पढ़ाएंगे जैसे पढ़ाते हैं। ये टॉपिक था आपका ट्रांजिटिव वर्ब यानी फिनिट वर्ब में। अब थोड़ा सा देख लेते हैं नॉन फिनिट का क्या है। नॉन फिनिट ये भी वर्ब है आपके लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ब है। तो आइए नॉन फिनिट वर्ब को हम पढ़ते हैं। वर्ब which is that not limited
नंबर पर्सन नंबर टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। यानी नॉन फिट वर्ब होता है जो किसी पर्सन नंबर और टेंस के अनुसार सीमित नहीं होता है। यानी इसमें ये बॉन्ड इसके ये कह सकते हैं कि इसमें कोई फाउंडेशन नहीं होता है कि नहीं इसी पे सीमित है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं कि walking at morning। तो ही लाइक्स लिखा है और ये वॉकिंग, ये तो आपका फिनिट वर्ब है ना, क्योंकि ये पर्सन पर डिपेंड कर रहा है, ये सब्जेक्ट पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ लाइक लिखेंगे, लाइक नहीं लिखेंगे, और लिखेंगे तो गलत हो जाएगा ना। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? सब्जेक्ट पर। इस सेंटेंस के सब्जेक्ट पर डिपेंड कर रहा है। ही लाइक्स वॉकिंग, यहाँ पर ये आपका फ्री किसी भी रूप में इस पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। कैसे? ये नॉन फ्री पर हो गया। अभी मैं समझा रहा हूं कि ऐसे नियंत्रण नहीं। सपोज दैट ये फर्स्ट एग्जांपल था और सेकंड एग्जांपल में जैसे मैंने लिखा दे लाइक वॉकिंग एट मॉर्निंग। देखिए बच्चों, यहां पर ही लिखा था, इसके लाइक्स आ गए, अर्थात ये फिनिट वर्ब है, इस पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे लाइक लिखा गया क्यों? ऐसे क्यों यहाँ रिमूव किया गया? क्योंकि ये प्लूरल है, तो ये सब्जेक्ट के नंबर पर डिपेंड कर रहा है ना, ये सब्जेक्ट के नंबर पर डिपेंड कर रहा है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, लेकिन यस नहीं लगेगा। ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर यस, लेकिन इसमें कोई अंतर आया? ये वॉकिंग यहाँ भी लिखा था, नॉन फिट में यहाँ भी लिखा हुआ है वॉकिंग, इसमें कोई अंतर नहीं। तो इसीलिए कहा गया कि अ वर्ब व्हिच इज दैट नॉट लिमिटेड पर्सन नंबर टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट के टेंस नंबर और पर्सन पर ये लिमिटेड नहीं होता है, ये फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, ये इस चीज को एग्री नहीं करता है, इस पर कोई अंतर नहीं आया। ये एग्जांपल के द्वारा आप समझ गए होंगे। तो ये नॉट फिट की कंडीशन है, नॉट फिट के डेफिनेशन भी आ गई और इसकी कंडीशन भी आ गई। आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि नॉट फिट वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं। तो यहाँ पे हमने नॉन फिट वर्ब लिख दिया, नॉन फिट वर्ब, ये वर्ब लिखा हुआ है और इसके 3 पार्ट यहाँ पर हो जाते हैं। कैसे 3 पार्ट हो जाते हैं? ये देखिए, पहला पार्ट जो होता है वो इंफिनिटिव हो जाता है, दूसरा पार्ट क्या है? वो जीरेंड हो जाता है, और तीसरा पार्ट क्या है इसका? पार्टिसिपल। ये 3 पार्ट हो जाते हैं नॉन फिनिट। फिनिट के कितने पार्ट थे? 2 बताए थे मैंने, प्राइमरी और एक्सिलरी, है ना। उसमें मेन वर्ब भी है, मेन वर्ब के फॉर्म भी मैंने बताए थे, है ना। तो ये आपको समझना है, इन्फिनिटिव, जीरेंड और पार्ट नॉन फिनिटिव पार्ट होते हैं। आइए इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इन्फिनिटिव क्या है, जीरेंड क्या है और पार्टिसिपल क्या है। जब इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे
तो इसका कुछ ना कुछ रिस्पांस हमें अवश्य मिलेगा। तो ये नॉन फ्रेड वर्ब एडिशन की एग्जांपल मैंने समझाया। अब आगे हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? ये इन्फिनेटिव जो होता है बच्चों, ये मेन वर्ब को, जो मेन वर्ब होता है उसको कन्वर्ट कर देता है, ये फ्री आप कर देता है। इस पर कोई लिमिटेशन नहीं रहती है, इस पर कोई लिमिटेशन नहीं रहती है, इस पर कोई लिमिटेशन नहीं रहती है, इसलिए इसको नॉन फ्रीड वर्ब के अंदर रखा गया। नॉन फ्रीड वर्ब इज अ वर्ब which does not agree with the person tense according to its subject. ओके, तो ये आपकी कंडीशन है। इसमें बच्चों जैसे हम लिख देते हैं वाक, वाक में जानते हो आप टहलना होता है ना, ये वर्ब हो गया, और ये वर्ब हमारा कौन सा है? फिनिट वर्ब। और इस फिनिट वर्ब को नॉन फ्रीड बनाना है, तो क्या करेंगे बताइए आप? इसको हम लिख देंगे टू वाक। अब टू जोड़ देने से ये टू इंफिनिटिव है। क्या ये इंफिनिटिव। इसका मीन्स क्या हो गया? टहल कर या टहलते हुए। समझ रहे हैं ना? टहलना, टहलकर, टहलते हुए, दोनों में अंतर आ गया। ये आपका फ्रीड वर्ब है और ये नॉन फ्रीड वर्ब है। समझ गए? जैसे लिखा हो सेंटेंस में, आई saw him walking on the road. इसमें मैंने समझाया आपको बच्चों कि मैंने उसे सड़क पर टहलते हुए देखा। तो ये आपका कंपेल है किस पर? सब्जेक्ट पर। क्यों? ये फिनिट वर्ब है, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ये बिल्कुल फ्री है, स्वतंत्र, ठीक है ना? अगर इसी जगह हम यहां पर इसको इस तरह से लिख दें, आई वेंट to Agra to see the Taj Mahal। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना आपको। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है ना, ये वेंट आपका मेन वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म आ गई गो, वेंट, गॉन, इस तरह से। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग किया गया। तो सर कहेंगे आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन है तो यहाँ क्यों लिखा गया? कह सकते हो, क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो, लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना है कि ये प्रीपोजिशन है लेकिन ये प्रीपोजिशन नहीं। क्यों? क्योंकि ये वर्ब से पहले आ रहा है और ये नाउन से पहले आ रहा है। जब नाउन से पहले कोई वर्ड आता है जो नाउन को जोड़ने का कार्य करता है, कंबाइन करता है, तो वो प्रीपोजिशन होता है। और जब वर्ब से कोई पहले टू प्रयोग होता है तो वो फिनिट वर्ब को नॉन फ्रीड बना देता है। समझ गए? तो यहाँ कंडीशन आपको ये डाउट नहीं होना है कि टू लिखा है इसलिए ये प्रीपोजिशन बता दिया और ये टू लिखा है तो इसको यहाँ पर इंफिनिटिव बता दिया। तो ऐसा क्यों भेदभाव कर रहा है? सर टीओ यहाँ भी लिखा है, सर टीओ यहाँ भी लिखा है, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है? बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट समझिए तब समझ में आएगा। यहाँ पर ये नाउन है, नाउन से पहले, और यहाँ पर वर्ब है, वर्ब से पहले। तो जब वर्ब से पहले कोई चीज आती है यानी टू जोड़ा जाता है, टू यूज किया जाता है, तो यही तो मैं बता रहा था यहाँ पर
ये मैंने बताया अभी इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये बन जाता है इन्फिनेटिव, अर्थात ये नॉन इन्फिनिट वर्ब बन गया, ये इन्फिनेटिव टू है, इन्फिनेटिव टू है, और ये आपका प्रीपोजिशन है। क्या है ये? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन और इन्फिनेटिव में भेद क्या है? जब नाउन से पहले आएगा तो प्रीपोजिशन होगा और वर्ब से पहले आएगा तो इन्फिनेटिव होगा। ये बहुत ध्यान से आपको समझना है। ओके, क्लियर हो गया बच्चों? कोई प्रॉब्लम है किसी तरीके से? देखिए ध्यान से देखेंगे बच्चों तो समझ में आएगा, है ना। ये देखिए लिखा हुआ है आई वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल, लिखा हुआ है ना, टू सी द ताजमहल। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, है ना। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा, अब देखते हैं इधर की तरफ हम थोड़ा सा, जैसे हमने इन्फिनेटिव की बात की तो यहां पर सपोज नेक्स्ट एग्जांपल हम लिखने जा रहे हैं। यहां पे लिखा हुआ है he went to the station to see his sister। तो बच्चों यहां देखना है, ये वेंट तो आपका फिनिट वर्ब है, बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। टू द स्टेशन ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये भी समझ में आ रहा होगा। और ये टू सी जो लिखा है ये आपका इन्फिनेटिव है। क्या है बच्चों? इन्फिनेटिव टू, टू सी। यहां पर टू द स्टेशन ये आपका क्या है? ये नाउन है और इसके पहले टू आया है तो ये प्रीपोजिशन ग्रुप में प्रयोग हो रहा है और ये इन्फिनेटिव ग्रुप में प्रयोग हो रहा है क्योंकि वर्ब से पहले यूज हो रहा है। ओके, तो ये चीज आपको कंफर्म हो गई होगी। कोई डाउट है बच्चों? नहीं। अब आगे हम थोड़ा सा पढ़ाना चाहते हैं आपको कि ये इन्फिनेटिव के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका क्या है बच्चों? वो है आपका पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल में क्या होता है बेटे? इसकी तीन कंडीशंस हो जाती हैं। ये तीन भागों में डिवाइड हो जाता है, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, जब थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो चीज बहुत स्पष्ट हो जाती है। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल और आपके पास्ट पार्टिसिपल में डिफरेंस क्या है ये आपको समझना है। आपको क्या समझना है बच्चों? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में डिफरेंस समझना है आपको। तो बच्चों आपको समझना है प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एक ऐसा पार्टिसिपल होता है जिसमें बच्चों इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में सब्जेक्ट जो होता है वो एक ही होता है। इसमें देखिए दो क्लास होते हैं, इफ टू क्लॉज, दो क्लास दिए गए हो, आर गिवन, फर्स्ट क्लास दिया गया हो प्रिंसिपल क्लास एंड सबऑर्डिनेट क्लास, दो क्लास दिए गए। तो प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास में जब एक ही सब्जेक्ट आता है
सब्जेक्ट समझ गए होंगे, सेंटेंस से पहले जो यूज होता है, जिसका पूरा सेंटेंस टिका होता है, वो अगर एक ही दिया हो दोनों में और उसमें क्विक एक्शन हो, यानी एक कार्य के तुरंत होने के बाद दूसरा कार्य शुरू हो, तो वो हो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल में क्या है, जैसे उदाहरण के रूप में हम अभी आपको बता दें, मैंने दौड़ते हुए लड़के को देखा, तो मैंने जब देखा तो लड़का क्या कर रहा था, दौड़ रहा था, है ना, बात समझ रहे। मैंने जलते हुए घर को देखा, तो उस समय देखा जिसमें जल रहा। और दूसरी कंडीशन अगर हम बता दें पास्ट पार्टिसिपल में, मैंने जला हुआ घर देखा, तो अंतर हो गया ना, कुछ जल चुका था, इसलिए पास्ट पार्टिसिपल में। तो आपको जैसे मैंने घायल होते हुए सैनिक को देखा, मैंने घायल सैनिक को देखा, दोनों में डिफरेंस हो गया ना। अब परफेक्ट का मतलब क्या है, पूर्ण होना। परफेक्ट पार्टिसिपल जब एक कार्य पूर्ण हो जाए और दूसरा कार्य फिर से शुरू हो, वो क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो ये पार्टिसिपल है। आइए पार्टिसिपल में थोड़ा सा हम डिस्कस किया और इसके बाद हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे, ठीक है ना। जैसे ही, ये एग्जाम्पल है बच्चों, ही सा आई स्नेक crawling in the room, यानी मैंने एक क्या देखा, स्नेक देखा, क्या करते हुए, क्रॉलिंग करते हुए, रेंगते हुए। तो यहाँ ये आपका फिनिट वर्ब है और ये आपका पार्टिसिपल है। क्या है बच्चों, पार्टिसिपल। क्यों, यहाँ इसकी हिंदी बताई जा रही है, रेंगते हुए, ये रेंगते हुए, ठीक है। तो ये फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, पार्टिसिपल वर्ब। क्लियर, बात समझ में आ रही नहीं। सपोज दैट यहां पे लिखा हो, आई सा आ वाउंडेड सोल्जर। देखिए बच्चे, मैंने एक देखा, क्या, घायल सैनिक देखा, तो ये पांच पार्टिसिपल हो गया, समझ गए, रेंगते हुए, घायल सैनिक। इसमें कार्य जारी है, इसमें कार्य हो चुका है, अर्थात वो घायल हो चुका है। तो इस तरह के सेंटेंसेस पार्टिसिपल कहलाते हैं बच्चों। अब प्रश्न है कि जीरेंड क्या होता है, तो जीरेंड में थोड़ा सा हम फोकस डालेंगे। जीरेंड used as subject to give proper sense according to its सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, तो इसको हम समझाना चाहेंगे कैसे। अब एग्जांपल हम ऊपर लिख रहे हैं, जैसे कह दिया जाए, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहां वॉकिंग जो आया है, ये किसके रूप में है, जीरेंड, और ये जीरेंड क्या है, सब्जेक्ट बना है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ठीक है ना। तो ये जीरेंड की सिचुएशन है। तो आप समझ गए होंगे, जीरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव वर्ब, ये था आपका
आज का टॉपिक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।